गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का अपना नया लेक्चर। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आज के दो टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ अ प्रोफेशन, जिसको हम व्यवसाय बोलेंगे, और दूसरा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। और दोनों जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है फॉर द एग्ज़ाम के लिए। लेकिन उसमें क्या ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरीके से उसको लिखना है। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन प्रोफेशन, प्रोफेशन किसको कहते हैं, साथों साथ ये लिखना है कि एक्सप्लेन एनी टू। यहाँ पे आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी जो स्कूल की एग्ज़ाम होगी उसमें से यहाँ 7 में से आपको कोई 2-3 पॉइंट ही लिखने हैं। ओके, तो एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो सारी नहीं करोगे तो भी चलेगा, 2-3 पॉइंट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए, तो मीनिंग क्या है, प्रोफेशन किसको हम बोलेंगे, अ पर्सन विथ स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन render services and in return receives fees. Okay, it is called profession. Okay, तो प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशलाइज खास स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सपोज़ एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं चाहूँ कि भाई कल से मैं अपनी हॉस्पिटल स्टार्ट कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझको स्पेशलाइज स्किल, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है उसमें भी मेरे को मेंबर बनना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो मैं उस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकता। तो अ पर्सन विथ स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसके पास प्रोफेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए, जो MBBS या फिर MD किया हो वही डॉक्टरी कर सकता है। उसी तरीके से जिसने LLB या फिर LLM किया हो वही वकालत कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए। रेंडर सर्विसेज यानी कि वो अपनी सेवाएं देंगे, एंड इन रिटर्न्स उसके बदले में रिसीव्स फीस। ओके, बदले में फीस जो वो ऑब्टेन करेंगे, रिसीव करेंगे, इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। तो जितने भी लोगों को फीस मिलती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, वो क्या कर रहा है, तो इट इज़ डन प्रोफेशन, वो प्रोफेशन कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अ प्रोफेशन हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, अगर आपको प्रोफेशन होना है, प्रोफेशन स्टार्ट करना है, तो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, पूरा संगठन जिसको बोलेंगे, उसकी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप CA कंप्लीट करते हो तो आपको ICAI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको सीधा मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ऐसी सभी जितने भी प्रोफेशन है उनका सारा एसोसिएशन होता है अलग अलग। जैसे वकीलों का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी कंपलसरी। इसमें ऐसा नहीं कि वॉल्यूंटरी है कि भाई सपोज़ आप डॉक्टर हुए हो या फिर CA हुए या फिर वकील हुए तो आपको मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है आपका जो भी एसोसिएशन होगा उसमें। A professional has to obtain the membership of the respective professional association. He has to obey the established code of conduct. Code of conduct का मतलब होता है आचार संहिता। वो भी नहीं पता चला है तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको निभाने पड़ेंगे। जो भी फॉलो है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। जो भी, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो गलत ऑपरेशन नहीं कर सकता। ओके, तो इसी तरीके से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होंगे उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ही हैज़ टू ओबे द एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ने जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे CA हुआ, कोई बंदा गलत हिसाब नहीं बना सकता, तो उसी तरीके से। ओके, एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ CA। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है तो CA कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड हैज़ टू बिकम अ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना अभी आपको ICAI में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से डॉक्टरों का भी एसोसिएशन है, लॉयर, सॉलिसिटर,
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो सभी को अपने जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होंगे वहाँ पे उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीए कंप्लीट किया है तो आप अपनी ही प्रैक्टिस करोगे। अगर आप चाहो तो किसी फर्म में जॉब भी कर सकते हो कि भाई मैं आपके कंपनी का पूरा जो भी हिसाब किताब रखूँगा, बदले में आप मुझको सैलरी दे देना 10,000, 15,000, 50,000 जो भी मार्केट में चलता हो। तो वैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉयर हो तो कोई कंपनी के लिए भी काम कर, कई सारी कंपनियां भी क्या करती है पता है, लॉयर को रख ही लेती है सैलरी बेस पे। 50,000 दे देंगे आपको, सारे जो भी कानूनी दाव पेच है वो हमारे लिए कर लगाने पड़ेंगे, हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई केस आप नहीं ले सकते। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए तो फिर से प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट टू रेंडर सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल इन रिटर्न ऑफ सैलरी। अगर कोई डॉक्टर हुआ है तो ऐसा ज़रूर नहीं कि वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करे। अगर वो चाहे तो किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर के तौर पे जॉब भी कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो हम उसको उसी टाइम पे डॉक्टर है, यानी कि वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है प्राइवेटली तो प्रोफेशन कर रहा है, लेकिन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर के तौर पे वो काम कर रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको मानेंगे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। ओके, तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि डॉक्टर है लेकिन वो कहाँ पे काम करता है वो भी ज़रूर उसके हिसाब से ही हम बता सकते हैं। अगर उसको फीस मिल रही है तो वो प्रोफेशनल कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे बंधा हुआ है कि भाई मैं यहाँ आपको सर्विस दूंगा तो उसको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो वही डॉक्टर आ जाएगा सीधा एम्प्लॉयमेंट में। ओके, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। चलिए अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए ऊपर जो मैंने मीनिंग पूरा लिखवा है, अगर आप उतना भी नहीं, सिर्फ 2 लाइन ऊपर की स्टार्टिंग की है, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशन, वहाँ तक लिख दोगे और 2-4 एग्जाम्पल लिख दो भाई, डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भी चलेगा। लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए पूरा पढ़ा, पता चला आपको सिर्फ डेफिनेशन और 2-3 एग्जाम्पल है लिखने, बाकी चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 7 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कोई भी 2 या फिर 4, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं करने आपको। ओके, 3 आप कोई भी स्क्रिप्ट कर देना, आपको जो भी अच्छे नहीं लगे या फिर हार्ड लग रहे, इस 7 में से आप अभी मैं चला रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप डिसाइड कर लेना कि 3 पॉइंट मुझको स्क्रिप्ट करने तो चलेगा। 4 पॉइंट एटलीस्ट आप अपनी नोटबुक में मेरा जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अलग से लिख लेना। ओके, चले तो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, अ प्रोफेशन हैज़ टू ऑब्टेन, यानी कि प्राप्त करना पड़ेगा स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ओके, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो उसका वो मीनिंग में आ ही जाता है। आपकी डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन विद स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो अ पर्सन हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये पॉइंट तो आपको करना ही है क्योंकि ये पॉइंट आपका डेफिनेशन में ही है। ओके, और दूसरा पॉइंट भी आपका डेफिनेशन में ही, चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखिए तो वही हो गया ना, सेकंड लाइन देखिए, रेंडर सर्विसेज एंड ही इन रिटर्न रिसीव्स फीस। तो आप ऊपर पर से भी लिख सकते हो कि भाई प्रोफेशनल पर्सन रेंडर सर्विसेज एंड इन रिटर्न रिसीव्स फीस, तो भी चलेगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट तो आपके डेफिनेशन पर से ही हो गए, तो यानी कि 2 पॉइंट तो आपको कंपलसरी लिखने हैं। यहाँ पे लिखा है हाउएवर, वो नहीं लिखना है आपको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वैरीज एज पर हिज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे अगर फीस की बात की जाए तो सेम नहीं होती। अगर 2 डॉक्टर हैं, दोनों MBBS ही हुए, लेकिन दोनों की फ़ीस अलग अलग हो सकती है। कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा, कोई कम एक्सपीरियंस वाला है तो कम फीस चार्ज करेगा। ऐसा भी हो सकता है अगर MBBS हुए दोनों डॉक्टर, अगर कोई गांव में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी फ़ीस कम होगी कंपेयर टू सिटी एरिया, जबकि कोई सिटी एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। ओके, तो दोनों एक जैसी दवाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लोकेशन के हिसाब से उनकी फ़ीस अलग अलग हो जाएगी, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके,
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोफेशनल, उनका मेन एम क्या होता है, जो भी जितने भी लोग प्रोफेशनल करते हो, इज टू रेंडर सर्विस, सेवा देने का काम होता है। वो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनका कोई सैलरी मोटिव नहीं होता, उनका सेवा सर्विस मोटिव होता है। ओके चलिए, ए बी पॉइंट सिंपली है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, आप अपने आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हो। जबकि आप जॉब कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप डिपेंडेंट हो ऑन द एम्प्लॉयर, आपके जो मालिक होंगे उसके ऊपर, वो बोलेगा उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। जबकि प्रोफेशनल में आप चाहो कि भाई चलिए आज हॉस्पिटल 8 o'clock की बजे अगर 6 o'clock या फिर 7 o'clock को बंद करना है, मैं चले जाऊंगा, तो चलता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। यानी कि आप अपने आप डिसीज़न कोई भी ले सकते हो, आपको मालिक को नहीं पूछना पड़ता है। हाँ, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में एज अ जॉब कर रहे हो तो आपको पूछ के काम डिसीज़न लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये पॉइंट भी आपका सिंपल है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। चले, बाकी के 5, 6 और 7 पॉइंट नहीं लिखने, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ नॉलेज के तौर पर। द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैज़ अ नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे रेंडरिंग सर्विस का ही काम होता है। यानी कि प्रोफेशनल एक्टिविटी प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट इट सेटिस्फाई पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। लेकिन उससे पर्सनल और बिजनेस नीड सेटिस्फाई यानी कि कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल, अ लॉयर प्रेजेंट अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड इन टर्न चार्जेस फ्रीज। ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे एक लॉयर का एग्जाम्पल है, अगर वो आपके बिहाफ में कोर्ट में कोई केस फाइल करता है तो बदले में वो आपसे फीस कलेक्ट करेगा। यानी कि इससे क्या आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कि भाई मेरे बदले में, यानी कि यहाँ पे सर्विस दी जाती है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके चलिए, 6 पॉइंट इज इट इज़ एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब जो डिसाइडेड होते हैं ना, वो बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने बताया ना, ऊपर भी ये पॉइंट आ गया आपका। अगर प्रोफेशनल एसोसिएशन में जिस तरीके से डिसाइड हुआ है जो कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता, अगर कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं पता चल रहा है तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिख सकते हो। तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने डिसाइड किए होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन, वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके चलिए, The last one is a monetary returns remains uncertain in profession। देखिए monetary returns कैसा होता है यहाँ पे, तो uncertain होता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होता। अगर आपके पेशेंट ज़्यादा है डॉक्टर के तो उसको ज़्यादा इनकम हो जाएगी, लेकिन किसी मंथ में, जैसे अभी सपोज़ अभी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा था कोविड-19 की वजह से, तो उसमें सारी प्रैक्टिसेस बंद थी, तो उनको जो मंथली इनकम होती थी एवरेजेस, वो भी नहीं मिली। तो यानी कि अनसर्टेन इनकम हो जाती है। यहाँ पे आप जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उतनी ही इनकम होगी, लेकिन जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दोगे तो आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी रिटर्न्स होता है रिमेंस अनसर्टेन इन प्रोफेशन। तो ये पॉइंट भी आपका सिंपल है। तो 5 पॉइंट आप मिनिमम, यानी कि मिनिमम तो 4 पॉइंट ही लिखने हैं, लेकिन आप करना चाहो तो ये पॉइंट आपके लिए सिंपल है। बाकी के 5 और 6 पॉइंट आप स्क्रिप्ट कर सकते हो। ओके चलिए, तो ये सिंपली आंसर हो गया आपका। डिफाइन प्रोफेशन एंड एक्सप्लेन एनी 2 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। तो कोई 2 और 4, 2 की ही ज़रूरत है, लेकिन 4 कर लेना। अगर एग्ज़ाम में अगर आता है लंबा क्वेश्चन 3 मार्क्स में तो 4 लिखनी पड़ेगी, और 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है तो आपको 2 लिखनी पड़ेगी, लेकिन 4 एटलीस्ट आप कंप्लीट कर देना। ओके चलिए, तो यहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट लेक्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे।